नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि लेसन नंबर 6 केंद्र सरकार हमने शुरू कर दिया था। आज की वीडियो में पढ़ने से पहले जो हमने पहले पढ़ा था वो पढ़ा था सरकार का अर्थ और उसकी परिभाषा। ये दोनों समझने के बाद में हमने सरकार के अंगों को एक एक करके समझ लिया था। सरकार के अंग कितने हैं? 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये यहाँ पे मिस्टेक होगी। कितने अंग हैं? 3। दोबारा से देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके बाद में विधायिका को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये जो विधायिका है ये हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय विधायिका के बारे में। किसकी विधायिका के बारे में पढ़ रहे हैं? केंद्रीय विधायिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक लिया था वो हमने लिया था लोकसभा का। किसका लिया था? लोकसभा का। लोकसभा की सदस्य संख्या, इसके निर्वाचन पद्धति, इसके लिए योग्यताएं, इसका कार्यकाल, इसके बारे में हमने समझ लिया था और इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास भी किया था। अब इसी क्रम में आगे हम इसी लोकसभा का जो अगला बिंदु है वो है लोकसभा के कार्य, तो उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए लोकसभा के कार्य। सबसे पहला जो कार्य है वो है विधायी निर्माण का कार्य। विधायी का मतलब ये होता है विधि, और यहाँ विधि का मतलब होता है कानून। क्या मतलब होता है? कानून। कि कानून निर्माण का जो कार्य है वो संसद का जो अंग है लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों मिलकर करती है। अब चूंकि हम लोकसभा पढ़ रहे हैं तो लोकसभा के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहले भी मैंने आपको समझाया था कि हमारे यहाँ भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। किसी एक संस्था के पास में सभी प्रकार की शक्तियाँ नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि अगर किसी एक संस्था के पास में सभी शक्तियाँ होती हैं तो वह निरंकुश हो जाता है और वो इस प्रकार के कानून का बनाने का कार्य करता है जो संविधान का उल्लंघन करता हो। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने शक्तियों का बंटवारा किया है, और ये शक्तियों का जो बंटवारा किया है वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में इनको अलग अलग डिवाइडेशन किया है। ठीक है बच्चों, आप सबको पता है कि जो संघ सूची और जो समवर्ती सूची है इस पे कानून बनाने का जो कार्य होता है वो केंद्र सरकार का होता है। किसका होता है? केंद्र सरकार का। इसके अलावा राज्य सूची और जो समवर्ती सूची है इस पे कानून बनाने का जो कार्य होता है वो राज्य सरकार का होता है। इन तीनों सूचियों के अलावा फिर भी अगर कोई विषय बच जाता है जिसे अवशिष्ट विषय कहते हैं, उन विषयों पर भी कानून बनाने का जो कार्य होता है वो केंद्र सरकार का होता है। तो इसी प्रकार से जो विषय संघ सूची और समवर्ती सूची में है वो कानून बनाने का जो कार्य होता है वो केंद्र सरकार का होता है, अर्थात संसद का होता है। तो पहला ही जो कार्य है वो है विधायी निर्माण, विधि यानी कानून बनाने का कार्य। ध्यान दीजिए बच्चों, धन विधेयक के अलावा बाकी जितने भी विधेयक होते हैं, जितने भी कानून होते हैं, उस कानून को बनाने के लिए संविधान निर्माताओं ने ये व्यवस्था की थी कि वो संसद के किसी भी सदन में उसको पारित किया जा सकता है। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहले वो लोकसभा में होगा या राज्यसभा में होगा। संसद के किसी भी सदन में उसको पारित किया जा सकता है। अब चूंकि लोकसभा पढ़ रहे हैं तो अपन ये मान के चलें कि मान लीजिए
कि केंद्र सूची और समवर्ती सूची का कोई विषय है, उस पर कानून बनाना है, तो लोकसभा में सबसे पहले वो क्या हो गया, उसको पारित करना है। तो देखो इस प्रकार के कानून, सामान्य रूप से जो कानून होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक विशिष्ट कानून होता है, उस कानून को पारित करवाने के लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ समस्त राज्य की जो विधानमंडल होता है उनमें से आधे से अधिक यानी आधे विधानमंडलों के द्वारा भी उसे पारित होना अनिवार्य होता है। बाकी जो साधारण कानून होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा 1/3 बहुमत से पारित होना उसको अनिवार्य मान लिया जाता है। अब मान लीजिए कि धन विधेयक नहीं है, इसके अलावा कोई भी ऐसा कानून है जो सबसे पहले कहाँ आ गया, लोकसभा में आ गया। लोकसभा में इसको जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इसको पारित कर दिया गया। अब प्रोसेस क्या कहता है कि लोकसभा में पारित होने के बाद में ये कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा को ये अधिकार होता है कि वो लोकसभा द्वारा पारित कानून को वापस से लोकसभा के पास में रिटर्न कर सकती है या पुनर्अवलोकन के लिए इनसे निवेदन कर सकती है या इसे खारिज भी कर सकती है। ये राज्यसभा को पावर होता है। कौन से विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर। मैक्सिमम 14 डेज, अधिकतम 14 दिन तक अपने पास में लोकसभा द्वारा निर्मित कानून को ये अपने पास में पेंडिंग रख सकती है और इसके बाद में इसको वापस रिटर्न कर सकती है। अब अपन इसकी विपरीत परिस्थिति ऐसे माने कि लोकसभा में पारित जो विधेयक है वो राज्यसभा में पारित हो गया और फिर ये कहाँ जा रहा है, अंतिम रूप से स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास में। किसके पास में जा रहा है, राष्ट्रपति के पास में। अब राष्ट्रपति के पास में भी भारतीय संविधान के अनुसार ये कानून होता है कि एक बार वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्मित कानून को पुनर्अवलोकन के लिए वापस से उसको भेज सकता है। अब ये लोकसभा और राज्यसभा पर डिपेंड करता है कि जो उन्होंने कानून बनाया है उस पर वो राष्ट्रपति ने जो निवेदन किया है वो उसको स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे। इसको बिना किसी संशोधन के दोबारा से राष्ट्रपति के पास में अगर वह निर्मित विधेयक भेज देती है, कौन, लोकसभा और राज्यसभा, तो राष्ट्रपति को इनके द्वारा बनाए गए कानून पर अनुमति देनी ही पड़ती है। ऐसा संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। तो इस प्रकार से लोकसभा जो है वो राज्यसभा और राष्ट्रपति के साथ में मिलकर संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का कार्य करती है। क्लियर। दूसरा बिंदु है वो है वित्तीय शक्तियां। दूसरा बिंदु कौन सा है, वित्तीय शक्तियां। यहां वित्त का मतलब होता है धन, इसको धन विधेयक भी कह सकते हैं। इससे पूर्व जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको ये समझाया था कि धन विधेयक के मामले में ज़्यादा जो पावर होता है या वित्त विधेयक बनाने के मामले में जो ज़्यादा पावर होता है वो लोकसभा को होता है। ज़्यादा क्या, ऐसे मान के चले परंतु सारा ही जो अधिकार होता है वो लोकसभा का होता है। राज्यसभा में तो एक फॉर्मेलिटी होती है, उसको नाम मात्र से उसको उस पर अनुमोदन करना पड़ता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई धन विधेयक है और केंद्र सरकार उसको बनाने का काम कर रही है। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि धन विधेयक के अलावा अन्य कोई भी साधन जो कानून होता है वो संसद के किसी भी सदन में पारित हो सकता है, परंतु धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा के द्वारा ही पारित होगा। मान लेते हैं कि लोकसभा में उसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, फिर प्रोसेस क्या कहेगा कि वो राज्यसभा के पास में जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा 14 डेज तक अपने पास में रखेगा। उसको ऐसा लगता है कि इसमें ये संशोधन होना चाहिए तो वो लोकसभा को दोबारा से रिटर्न करेगा। लोकसभा पर निर्भर करता है कि वो राज्यसभा के जो संशोधन करने के लिए कहा राज्यसभा ने या जो निवेदन किया है या जो सुझाव दिया है वो उसको माने या न माने। राज्यसभा के सुझाव को अगर लोकसभा नहीं मानती है और उसी रूप में वापस राज्यसभा के पास में धन विधेयक को भेज देती है जिस रूप में लोकसभा में उसे पारित किया गया है, तो राज्यसभा को इस
को अनुमति देनी ही पड़ती है। यह किसी भी परिस्थिति में लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को खारिज नहीं कर सकती है और अंतिम रूप से ये राष्ट्रपति के पास में जाएगा और राष्ट्रपति को भी इसमें स्वीकृति देनी होती है। तो वित्त संबंधी जो विधेयक होता है वो बनाने का जो ज़्यादा अधिकार होता है या सारा जो अधिकार होता है वो लोकसभा के पास में होता है। अब तीसरा बिंदु जो है वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। तीसरा बिंदु है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कोई भी संस्था होती है उसके लिए रूल्स रेगुलेशन है, तो उसको रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उसको चलना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो कार्यपालिका, सरकार के अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ पे क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका में किन किन को शामिल करेंगे? सबसे पहले राष्ट्रपति, नंबर 2 प्रधानमंत्री। हम केंद्रीय कार्यपालिका की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री, और नंबर 3 केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद तो राज्य स्तर पे भी होती है, लेकिन हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सेंट्रल लेवल की सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए अपने को केंद्रीय मंत्रिपरिषद लिखना होता है ताकि ये स्पष्ट हो जाए, कंफ्यूजन की कोई स्थिति उत्पन्न न हो। ये कार्यपालिका के 3 अंग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कह रहा है कि लोकसभा जो होती है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति रखने का काम भी करती है या करने का काम भी करती है। ध्यान दीजिए बच्चों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होती है वो उसमें कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री या किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई कार्य किया है, ऐसा कोई कानून बनाने का कार्य किया जो संविधान का उल्लंघन करता हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसे अपने पद से त्याग करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। और जब ये अपने पद से इस्तीफा देता है तो समस्त केंद्रीय मंत्रिपरिषद को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और इस प्रकार से लोकसभा भंग हो जाती है। पहला तो ये। दूसरा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और ये तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक इसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब आपकी क्लास लगी थी, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने आपको समझाया था। वंस अगेन एक बार इसको समझ लेते हैं कि देखिए, कोई भी सरकार बनाने के लिए हमें जो न्यूनतम जो सीटें चाहिए वो सूत्र मैंने बता रखा है आपको, बिल्कुल इजी है। क्या है वो? 1/2 + 1, 1/2 + 1। या इसको साधारण शब्दों में समझें तो आधे से 1 ज़्यादा, आधे से 1 ज़्यादा। और अगर मैथमेटिकल दृष्टि से इसको देखें तो 1/2 + 1 बात वही होती है। हमारे यहाँ पे लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है? 543। डिवाइड कितने से करेंगे? 2 से। कितना आएगा? 272। राउंड फिगर में कितना लेंगे? 272। यानी सरकार बनाने के लिए जो सीटें चाहिए अपने को केंद्र में वो 272 चाहिए। मान लीजिए कि किसी एक राजनीतिक दल को ये 272 सीटें प्राप्त हो जाती है तो उनका स्पष्ट बहुमत मिल जाता है और उसकी सरकार बन जाती है। अगर इसकी विपरीत परिस्थिति हम देखें तो 2 या 2 से अधिक सदस्य जो राजनीतिक दल होते हैं वो मिलकर 272 सीटें प्राप्त कर लेते हैं और सरकार बना लेते हैं। किसी कारणवश से किसी भी राजनीतिक दल का कोई सदस्य जो होता है वो अपना केंद्र सरकार का जो समर्थन होता है उसको वापस ले लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी जो सरकार होती है वो गिर जाती है और उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और नए सिरे से उसको चुनाव करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य भी करती है। इसके बाद में चौथा बिंदु है संविधान संशोधन करने की शक्ति। ध्यान दीजिए, चौथा बिंदु क्या है? संविधान
संशोधन की शक्ति ध्यान दीजिए बच्चों, संविधान को संशोधन करने का सिर्फ और सिर्फ जो अधिकार है वो संसद को होता है। और संसद के कितने अंग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसके साथ में कुछ विशेष अनुच्छेद ऐसे हैं जो इन दोनों के साथ में या इन तीनों के साथ में या दोनों के द्वारा पारित होने के बाद में आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा भी 2/3 बहुमत से उसे पारित करना अनिवार्य होता है। विधानमंडल का मतलब होता है कि राज्यों की विधानसभाएं, 29 राज्यों की अगर हम आधी विधानसभाएं देखें तो राउंड फिगर में लेंगे, कम से कम 15 राज्य ऐसे होने चाहिए जो संविधान में संशोधन किया जा रहा है। लोकसभा ने जो उसे पारित किया है, राज्यसभा ने जिसे पारित किया है, वो आधे राज्य की विधानमंडलों ने भी उसे संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की है। ऐसी स्थिति अगर होती है तो संविधान को संशोधन किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 368 अनुच्छेद के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है और वो कौन करेगा? भारत की संसद। क्लियर? अब देखो इसमें प्रोसेस क्या होता है। 2 प्रकार के अनुच्छेद होते हैं, एक साधारण अनुच्छेद होता है, एक विशेष अनुच्छेद होता है। साधारण अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसे साधारण 1/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति ले ली जाती है। विशेष अनुच्छेद जो होता है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत से उसको पारित करना अनिवार्य होता है। साथ ही आधे राज्यों की विधानमंडलों के सदस्यों के द्वारा भी उसे 2/3 बहुमत से पारित करना अनिवार्य होता है और अंत में राष्ट्रपति की स्वीकृति उसे लेना अनिवार्य होता है। इस प्रकार से वो संशोधन माना जाता है। ठीक है, अगला बिंदु है निर्वाचक मंडल के रूप में। कौन है निर्वाचक मंडल के रूप में? लोकसभा के सदस्य। 5वां बिंदु है आपका निर्वाचक मंडल के रूप में। यहां निर्वाचन का मतलब क्या होता है? चयन। यानी जो लोकसभा और जो राज्यसभा है ये निर्वाचन का कार्य भी करते हैं। कैसे? अनुच्छेद नंबर 54 के अकॉर्डिंग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, शब्द पे ध्यान देना है, मैंने बोला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। किसमें? निर्वाचक मंडल के रूप में। यानी साधारण शब्दों में इसको समझें तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य करने का काम करते हैं। समझ में आ गया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुच्छेद 54 के अनुसार होता है और कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि लोकसभा की कुल जो संख्या है वर्तमान में वो है 543। ठीक है, इस 543 में से 545, इस 545 में से 543 सदस्य तो क्या हैं? निर्वाचित, प्लस 2 सदस्य क्या हैं? मनोनीत। ठीक है, कितने सदस्य हैं? मनोनीत। तो ये जो 2 सदस्य मनोनीत हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। सिर्फ ये 543 जो निर्वाचित सदस्य हैं वो ही राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। इनका जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय
मत पद्धति की एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यहां एक शब्द है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि जिसमें जनता का सीधा योगदान नहीं होता है। तो भाग कौन लेता है? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। और यहां जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कौन है? लोकसभा के सदस्य। साथ ही हालांकि राज्यसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने हुए नहीं होते हैं, ये समस्त राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं इनको। तो ये दोनों निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप उपराष्ट्रपति का भी चुनाव जो होता है वो भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर ही करते हैं। ध्यान दीजिए अंतर क्या है दोनों में। लोकसभा राज्यसभा प्लस समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। राष्ट्रपति में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? लोकसभा वाले, राज्यसभा वाले प्लस समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। शब्द पे गौर देना है, निर्वाचित सदस्य, तीनों के निर्वाचित सदस्य। परंतु हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। सभी का मतलब क्या होता है कि इसमें निर्वाचित भी आ गए और मनोनीत भी आ गए। लेकिन एक अंतर और है कि विधानसभाओं के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अतः हम लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको निर्वाचक मंडल के रूप में भी ले सकते हैं। किनके निर्वाचक मंडल के रूप में? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में भी हम इनको ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आज आपका जो लोकसभा का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। लोकसभा का सभी प्रकार का जो बिंदु थे वो हमने समझ लिया अच्छी तरह से। अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका जो विधायिका है उसका जो दूसरा अंग है राज्यसभा, उसको हम देखेंगे, समझेंगे और अच्छी तरह उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।